स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए वीडियो लेक्चर में। हम इस लेक्चर में बात करेंगे बिहार के फिजिकल मैप की। सबसे पहले हम फिजिकल मैप को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैप काफ़ी रंग बिरंगा दिख रहा है, लेकिन इन रंगों की कलर कोडिंग है। अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। ये मैप हालांकि स्केल में बनाया गया है, चूँकि ये आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप इसको स्केल में मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मैप काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि यह एक स्केल में बनाया गया है। अगर आप देखें तो ये स्केल बताता है 1 सेंटीमीटर 17.8 किलोमीटर के बराबर है। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की तरफ शो होती है किसी भी मैप में। और ये जो कलर कोडिंग होती है, अगर आप देखेंगे तो ये क्रमशः समुद्र तल से उस जगह की ऊंचाई के बारे में दिया जाता है। यानी कि अगर ब्लू कलर में है तो समुद्र तल से ऊंचाई 50 मीटर से भी कम रहती है, और अगर हल्का ब्रिक कलर में दिया रहता है तो ये 450 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई समुद्र तल से रहती है, जो कि एक हिली एरिया के रूप में जाना जाता है। आइए बात करते हैं हम सीधे सीधे बिहार के मैप के बारे में, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिहार के मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों की। ये गंडक नदी, यहाँ पे आप देखें, गंडक नदी जो है वो उत्तर की दिशा में सोमेश्वर पहाड़ियों के पास में बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है। यहाँ पे दोस्तों ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यहीं पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, जो कि बिहार का काफ़ी फेमस टाइगर रिजर्व है। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ते हुए, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ हाजीपुर के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये घाघरा नदी, जिसे हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, ये नदी उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में सिवान और छपरा के पास बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा का निर्माण करती है, और गंगा नदी में आकर मिल जाती है छपरा के पास। अगर आप देखेंगे गंगा नदी, जो कि गाजीपुर से होते हुए बक्सर और आरा के पास आकर बिहार में प्रवेश करती है, और यह नदी बक्सर और आरा में उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की सीमा का भी निर्माण करती है। यह नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। अगर आप देखें तो यह नदी बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, और बांटते हुए यह नदी यानी गंगा नदी भागलपुर और कटिहार के पास वेस्ट बंगाल और झारखंड की सीमा बनाते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अगर आप देखें गंगा नदी की राइट बैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो सोन नदी एक काफ़ी प्रमुख नदी है, काफ़ी बड़ी सहायक नदी है, जो कि अमरकंटक के पठार से होकर बिहार में प्रवेश करती है। ये सासाराम और अरवल और पटना होते हुए जाकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये कुछ प्रमुख नदियाँ थी पश्चिमी साइड की। अगर आप पूर्वी साइड की नदियों की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है, जो कोसी नदी देखिए आप, ये ऐसे बहते हुए और जाकर कटिहार और पूर्णिया के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। कमला, बलान और देखिए कमला, बागमती, बलान, बागमती और कमला इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये नदियाँ इस एरिया में काफ़ी बाढ़ लाती हैं। इसकी वजह से इन कोसी को बिहार का सोत भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो नदी जा रही है, ये महानंदा रिवर जा रही है, और ये महानंदा रिवर जाकर भागलपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों अगर आप एक जनरल पैटर्न देखेंगे नदियों का बिहार में, तो आप देखेंगे कि ये सारी की सारी नदियाँ गंगा नदी में आकर मिलती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो बिहार का ढलान है वह गंगा नदी के उत्तर में उत्तर से दक्षिण की तरफ है, और गंगा नदी के दक्षिण में दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो ये बात थी हमारी नदियों की। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो प्लेन एरिया है हमारा, जो हरा नीला लाल पीला दिख रहा है, ये कौन सा एरिया है, क्योंकि इन एरियाज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि हमने बात की थी सोमेश्वर की पहाड़ियों की। आप देखेंगे इनकी ऊंचाई कितनी है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ यहाँ पे पिंक और ब्रिक कलर में है, यानी कि ये समुद्र तल से 300 से लेकर 450 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं। सिमिलरली अगर आप बात करें यहाँ पर रोहतास प्लेटू, रोहतास में कई सारी पहाड़ियाँ हैं। अगर हम जानते हैं भभुआ यानी कैमूर एक पहाड़ी इलाका है, रोहतास एक पहाड़ी इलाका है। यहीं पे डालमिया नगर का सीमेंट का कारखाना भी है। अगर आप देखें तो इसी तरह की पहाड़ियाँ हमें यहाँ पे डुमरिया हाईलैंड में मिलती हैं, जो कि औरंगाबाद और गया ज़िले में है। दानुआ हाईलैंड्स मिलते हैं यहाँ पर गया ज़िले में। अगर आप बात करें यहाँ पर राजगीर की पहाड़ियाँ, जो कि काफ़ी फेमस है, अगर आप देखें तो ये रही राजगीर की पहाड़ियाँ। यहाँ पे ये पहाड़ियाँ नवादा, गया और बिहार शरीफ ज़िले के बीचों बीच में है। अगर आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर
नवादा डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ है रेंज यहाँ। टिकिटवा रेंज करके है। जमुई बेसिन जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। चंदन हाईलैंड्स है बांका डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह अगर आप देखें तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो कि काफ़ी फेमस है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो ये भागलपुर प्लेन से काफ़ी सटे हुए हैं। मुंगेर जमुई के बीचों बीच में ये अगर आप देखें तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये रही खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो कि काफ़ी फेमस है। इसके बाद इन पहाड़ियों के अलावा यही पहाड़ी इलाके हैं हमारे बिहार में, जो कि जनरली अगर आप देखें तो नॉर्थ में केवल उत्तर पश्चिमी भाग में सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और साउथ बिहार जो है वो एक तरह से कम्प्लीटली जो बॉर्डर का निर्माण करता है हजारीबाग और कोडरमा देवघर इत्यादि जिलों के साथ, झारखंड के साथ। तो वो कम्प्लीटली एक तरह से पहाड़ी इलाका है। अगर आप देखें तो कलर कोडिंग में भी आपको दिखाई देगा कि ये कलर कोडिंग ब्रिक कलर में की गई है, येलो कलर में की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैदानी इलाकों की, कि ये फील्ड्स किस तरह से बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ प्लेन्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि बेतिया प्लेन, यानी कि बेतिया जो है वो पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय है तो उसी के नाम पर ये बेतिया प्लेन है। मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय है, उसी के नाम पर ये मोतिहारी प्लेन है। शिवहर और सीतामढ़ी प्लेन, मुजफ्फरपुर प्लेन, फिर ये मधुबनी प्लेन, सहरसा प्लेन। प्लेन का मतलब होता है मैदानी इलाका। मैदानी इलाका का मतलब होता है कि जहाँ पर नदियों के नदियाँ जो होती हैं वो एक टाइम में बहा करती थी, लेकिन अब वहाँ वो नहीं बहती हैं और उनका रास्ता कहीं और से हो गया रहता है। और उनके द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है वो मिट्टी जो है पुरानी मिट्टी के ऊपर नई मिट्टी इस तरह से वो बढ़ते चली जाती है और एक मैदानी इलाका का निर्माण होता है, जिसकी हाइट जो होती है वो समुद्र तल से लगभग एक बराबर होती है और करीब करीब 100 मीटर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई होती है। उसको हम मैदानी इलाका करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आपको दिखाई देगा, देखिए इसको ऐसे भी कहा गया है कि नॉर्थ बिहार प्लेन। ठीक है, ये नॉर्थ बिहार प्लेन है। अगर आपको एक चीज़ अगर आपको मैं बताऊं, इसमें थोड़ा सा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है मीनापुर चौर। अगर आप देखेंगे तो और भी लिखा हुआ है, जैसे अगर हम खोजें तो यहाँ पे बेगूसराय चौर, उसी तरह से हाजीपुर चौर। तो ये चौर क्या होते हैं? अगर आप जनरली कलर कोडिंग में भी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डार्क ब्लू की जो लाइंस जा रही हैं जो कि रिवर्स की लाइन है, ये रिवर्स की लाइन, इसका मतलब हुआ कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस कोड को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि समुद्र तल से ऊंचाई किस तरह से डिसाइड की जाती है कलर कोडिंग के हिसाब से किसी भी फिजिकल मैप में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा नहीं है और इसकी ऊंचाई इस हरे वाले पार्ट की ऊंचाई, हरे वाले पार्ट की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से ब्लू वाले पार्ट की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये हिस्सा ऊंचाई पर है और ये हिस्सा ढलान पर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे स्लोप्स की, कि स्लोप किस तरह से जा रहा है, तो स्लोप जो है अगर आप देखें तो दोस्तों स्लोप कुछ इस तरह से जा रहा है। ये एरिया ऊंचाई पे है, ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका से होकर नदी इस तरह से ढलान ऐसे ऐसे गुजर रही है। कोई भी पानी अगर इधर से आएगा तो वो गंगा नदी के आसपास के एरियो में चला जाएगा। और इधर से नेपाल की तरफ से जो ऊंचाई का इलाका है यहाँ से भी जो ढलान है वो इस तरह से है दोस्तों। ठीक है, तो ये जितना भी पानी होता है वो गंगा नदी की तरफ चला आता है। अब हम समझते हैं चौर को, कि चौर क्या होता है। देखिए एक एक होता है प्लेन, मैं कलर बदल देता हूँ। ठीक है, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है कि इस प्लेन के बाद, जैसे ये मैदानी इलाका था, उस मैदानी इलाके के बाद रिवर्स को जाने के लिए, रिवर्स के पास जाने के लिए, जैसे नदी यहाँ बह रही है, ऐसे नदी बह रही है, ये मैदानी इलाका हो गया। ठीक है, अब मैदानी इलाके के बाद ये हल्का सा नीचे की तरफ एरिया होता है, उसके बाद ये नदी के साथ इसका एरिया मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद ये फिर से नदी के साथ ये एरिया मिलता है थोड़ा सा डाउन होके, और ये फिर एक प्लेन के रूप में आगे बढ़ जाता है। तो नदी मेन रिवर तो ये बहती है, लेकिन इसके पास का जो ये एरिया है, इसके पास का जो ये एरिया है, अगर आप देखें ये एरिया जो है, ये एरिया अगर इस नदी में पानी का लेवल बढ़ता है तो ये एरिया हमेशा पानी में डूब सकता है। इसी को हम चौर के नाम से जानते हैं। ये चौड़े चौड़े प्लेन्स होते हैं, ये भी प्लेन ही है एक तरह से, ये चौड़े प्लेन होते हैं। यहाँ पे वाटर लॉगिंग हमेशा बना रहता है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं, चाहे वो नेपाल से निकलती हों नदियां या फिर साउथ बिहार के पहाड़ियों से नदियां निकलती हों, वो सारी नदियां एक तरह से मैश के रूप में, जाली के रूप में, ढलान के कारण
अब देखिए ये छोटी छोटी कितनी, ये अगर आप देखें तो छोटी छोटी न जाने कितनी यहाँ पे नदियाँ हैं। ये सारी नदियाँ जो हैं इसी मैश का निर्माण करती हैं। और ये दरअसल ये नदियाँ इनका निर्माण ही इसी चौर की वजह से हुआ है, क्योंकि स्लोप की वजह से ये जो एरिया रह गया, जैसे ये स्लोप अगर हम जानते हैं, जो जो अभी हमने पढ़ा है, अगर नदी ऐसे फ्लो कर रही है तो ये जो एरिया जा रहा है, इस एरिया का निर्माण हो गया ये कंप्लीट, ये चौर बेल्ट बिहार का। और ये हमेशा पानी में डूबा रहता है, हमेशा नहीं, मतलब जब भी बाढ़ आता है, जब भी बरसात होती है तो नदियों में पानी का लेवल बढ़ता है और ये इलाका बाढ़ के पानी से डूब जाता है। और ये लगभग हर साल होता है। अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये सीवान का जो एरिया है या बक्सर का एरिया है या ये कैमूर और रोहतास का एरिया है, यहाँ पे दोस्तों बाढ़ बहुत कम आती है। गया ज़िले में बाढ़ बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ नहीं है तो यहाँ पे बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है। सीवान में है लेकिन सीवान में बाढ़ उतनी नहीं आती है। छपरा डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ी थोड़ी बाढ़ आती है लेकिन उतनी नहीं आती है जितनी कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। दोस्तों एक बार की बात है, 2008 में जब बिहार में फ्लड आया था तो कोसी नदी की धारा जो कि पूर्णिया से होकर बहती थी, सपोज मान लो कि कोसी नदी अगर अगर अभी बह रही है ऐसे, तो वो कोसी नदी पहले बहती थी ऐसे। और इस नदी ने एक तरह से अपना मार्ग परिवर्तन किया। 72 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने, इस नदी ने चेंज कर दिया। तो मार्ग परिवर्तन के लिए ये कोसी नदी काफ़ी कुख्यात है। इसका रीज़न ये बड़े बड़े चौर ही हैं, क्योंकि उनको स्लोप जहाँ से मिल जाता है, जहाँ पे ज़्यादा स्लोप मिल जाता है, नदी की धारा उधर ही मुड़ जाती है। और इसी वजह से इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग होती है। और इस वजह से यहाँ पे कोई सारी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं आ पाती। मान लो आप इंडस्ट्री लगाओ, आप सामान इन्वेस्ट करो, सामान लेकर आओ, फैक्ट्री लगाओ, और वो 5 महीने 4 महीने 6 महीने वो पानी में डूबा रहे, जंग खाए और वो ख़राब हो जाए, तो फिर यहाँ पे कौन ही फैक्ट्री लगाएगा। और अगर आप खेती भी करते हो, बड़े पैमाने पे खेती करते हो, और बेतरतीब ढंग से बरसात होती है, कभी भी हो जाती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी मानसून में नहीं होती है, कभी मानसून में ज़्यादा होती है, कभी जाड़े में हो जाती है, कभी गर्मी में हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है जो क्रॉप का पैटर्न है वो डिसाइड नहीं हो पाता। इसकी वजह से फूड प्रोडक्ट्स भी जो हैं यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। डेयरी के लिए फॉडर नहीं मिल पाता है। तो आप अगर आप किसी एनिमल को रखते हैं, जैसे कैटल को रखते हैं, गाय भैंस को रखते हैं, तो उसके लिए फॉडर भी तो आपको, चारा भी तो आपको उपजाना पड़ेगा। अगर चारा आप नहीं ढंग से देंगे तो वो दूध ढंग से नहीं देगी। तो इन एरियाज़ में इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है। और ये प्राचीन काल से ही ये सारी कमियां रही हैं। इसकी वजह से ही बिहार का डेवलपमेंट, खास करके गंगा नदी के नॉर्थ का जो हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में डेवलपमेंट काफ़ी कम रहा। और गंगा नदी के साउथ का जो हिस्सा था, जो कि पहले झारखंड का हिस्सा था, उस एरिया में डेवलपमेंट थोड़ा सा हुआ, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती थी, बाढ़ बहुत कम आते थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक फिज़िकल मैप का कंप्लीट ओवरव्यू था कि कौन सी चीज़ कहाँ है। देखिए इस मैप का आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे से देखिए। देखिए दोस्तों, ये इस तरह के मैप बहुत कम ही कहीं भी पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी बुक में अवेलेबल होते हैं। ये इंडियन मैप हाउस की तरफ से ये मैप मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मार्केट में नहीं जा सकते हैं या उन दुकानों पे नहीं जा सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि ये एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज़ को जानने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। आप बहुत अच्छे तरीके से बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी मेंस की मैप आधारित तैयारी कर सकते हैं। जनरली प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है, जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नदियों को क्रम से उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाएं या पूरब से पश्चिम की तरफ सजाएं। तो जनरली पूरब से पश्चिम की तरफ ही होगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की तरफ करने का कोई सेंस नहीं बनता। हालांकि बनता है, जैसे अगर मान लो पूछ दिया सोन और गंडक के बारे में कि कौन सी नदी उत्तर कौन सी नदी दक्षिण, तो ये चीज़ मैप के आधार पर अगर हम याद करेंगे तो वो हमको ज़्यादा बेटर तरीके से याद होगी। जनरली ये भी पूछ सकता है कि कौन से पहाड़ी इलाके जो हैं वो क्रम से सजाएं वेस्ट से लेके ईस्ट तक। तो आप इस चीज़ को भी आप कर सकते हो कि पहले रोहतास है, फिर डुमरिया है। अगर आप देखिए तो रोहतास है, फिर डुमरिया है, फिर धनुआ है, फिर टिकटिकवा है, यहाँ पे राजगीर है, यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे चंदन हिल्स है, यहाँ पे जमुई बेसिन है। तो इस तरह से आप धीरे 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 इन चीज़ों को जब बार बार पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और जब एग्ज़ाम में हम प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों को हम आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने बात की केवल फिजिकल मैप की, वो भी एक मोटा मोटी ओवरव्यू की। हम इन डिटेल बात करेंगे एक पॉलिटिकल मैप पे और फिजिकल मैप को इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से फिजियोलॉजी या जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो किस तरह से सेटलमेंट्स को प्रभावित करती है, और किस तरह से शहरों और सिटीज़ का जो निर्माण हुआ है बिहार में वो किस तरह से हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री क्या कहती है बिहार के बारे में, ये भी हम एक मैप के थ्रू देखेंगे दोस्तों।
ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया और आपने इसको काफ़ी इन्जॉय किया। धन्यवाद।